Greetings from the JE journey. In this video, we are going to start a new unit which is laws of motion. And here we are going to discuss the first part which is Newton's law of motion. So to start with, let's discuss about first law of motion और law of inertia. तो ये क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो मूवमेंट में, कंटिन्यूस मूवमेंट में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक लाइन को फॉलो कर रहा है या किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो वो वही चीज़ करता रहेगा, वही स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अफेक्ट नहीं करता, उस पर एक्ट नहीं करता। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट ऑफ मोशन में है वो स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। ठीक है। फिर जो टेंडेंसी होती है रेजिस्ट करने की, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसको इनरेशिया बोलते हैं। ठीक है। सो इनरेशिया कैसे मेजर किया जाता है जनरली, कि किसका इनरेशिया ज्यादा है, मतलब किसकी टेंडेंसी टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है। टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स बोलो या तो टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन बोलो। ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब एक वी वेलोसिटी से चल रहा है तो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, बट कितनी बार उसको रेजिस्टिव फोर्स मिल जाता है एनवायरनमेंट में। ठीक है। उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज होती है, तो वो जिस रेशियो से चेंज होती है ना, उसको इनरेशिया बोला जाता है। कि ये जल्दी रुक जाएगा कि ये धीरे रुकेगा, ये सब कुछ इनरेशिया से अपने को आइडिया लग सकता है। ठीक है। अब इस केस में क्या है, लेट सपोज ये नीचे वाला केस लेते हैं। इसमें एक है एम मास का और एक है कैपिटल एम मास का। ठीक है। नाउ एम, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम मास वाइज। ठीक है। अब दोनों एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेंगे। बट अगर मेरे को इसको स्टॉप करना है या वेलोसिटी चेंज करनी है तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स क्या, मैं इस तरफ लगा रहा हूँ एक एक्सटर्नल फोर्स, तो मेरे को एफ एम और ये एफ स्मॉल एम, तो मेरे को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कैपिटल एम के इसमें कंपेयर टू स्मॉल एम। क्यों ऐसा? क्योंकि इनरेशिया विच इज मास ऑफ द बॉडी, मतलब मेजर किया जाता है मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम से, छोटे एम का कम मास है, इसलिए मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसके चेंज करने के लिए। ठीक है। जबकि मेरे को कैपिटल एम के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। सो ये इनरेशिया का केस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इनरेशिया का, ये भी एक सही एग्जांपल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर फोर्स अप्लाइड, मैं पहले लिख देता हूँ ABCD क्या है। ठीक है। सो दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी, दिस इज पी और ये ए। ठीक है। अब क्या बोला है कि मैं एंड इधर एफ फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है। और वो अप्लाइड स्लोली, मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ एंड डी पर। तो क्या होगा, ए और बी ब्लॉक करेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ताकि सब ये जितने भी पार्टिकल्स है इधर, ये सारे पार्टिकल्स, उनका स्टेट ऑफ मोशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो लोड सारा कुछ किस पे आएगा, इसका मास प्लस इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, सब कुछ इधर आएगा। ठीक है। ये रोप पे, ए बी रोप पे। तो कौन सी रोप टूटेगी? ए बी रोप टूटेगी ये केस में। ठीक है। क्योंकि सारे स्टेट ऑफ द मोशन पहले तो रेस्ट पे ही थे। ठीक है। अब फोर्स लगाया तो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे और उसकी वजह से, मास की वजह से इधर ज़्यादा टेंशन डेवलप होगा तो ए बी टूट जाएगा। अब उसी केस में अगर मैं फोर्स को क्विकली अप्लाई करता हूँ, एकदम झटके से किए देता हूँ, इम्पल्स के साथ किए देता हूँ डी पॉइंट पर, तो क्या होगा कि इधर सारे स्टेट ऑफ द माइंड रेजिस्ट करेंगे, ऊपर वाले ये इतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे और फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि ये कुछ ही मास नीचे की तरफ खींच देंगे और इधर टेंशन इतना डेवलप हो जाएगा। ठीक है। कुछ ही, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स, मतलब इतना जो भी फोर्स है ना वो इतने क्विकली अप्लाई होगा कि बाकी पार्टिकल्स को मूव करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये तीन चार पार्टिकल जो नीचे के ये एरिया में है, वही इतनी जल्दी मूव कर जाएंगे कि ये इधर से ही टूट जाएगा। ठीक है। तो इधर से टूट के नीचे आ जाएगा। तो ये क्या समझना है, अगर स्लोली फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो उस केस में ए बी टूटेगा, और अगर क्विकली किया तो सी डी टूटेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज टी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम डॉट वी वेक्टर। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी आएगी तो लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब ये वेक्टर, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहा है, टाइम टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, सो इस केस में क्या करेंगे अपन, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू k dp वेक्टर अपॉन dt, वेर k इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, f वेक्टर इज इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो इस केस में मैं एम डॉट वी अगर लगा दूँ तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू डी एम वी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो डी एम बाई डी टी वी वेक्टर प्लस क्या आएगा, डी वी, नहीं सॉरी, पहले एम आएगा, एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, सो ये आ जाएगा, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन बन जाएगा। सो ये क्या डिनोट कर रहा है, डी एम ऑन डी टी प्लस एम इंटू ए। ठीक है, सो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर क्या होगा, मास जो है कांस्टेंट होता है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चेंज कब होता है, जब फ्यूल मतलब मान लो एक रॉकेट ऊपर जा रहा है, वो उसका फ्यूल कम होता जाएगा, तो रॉकेट का वेट कम होता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उस कैलकुलेशन में और वैसी कैलकुलेशंस में ये पार्ट, ये एडिशनल टर्म ऐड हो जाएगा एक फोर्स अप्लाइड केस में। ठीक है, जब तक ये नहीं होता तब तक क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो तुम सबको भी पता ही होगा, और बहुत जगह ये यूज ही होने वाला है, सिंपल यूज करना है इसको। ठीक है, और ये वाला टर्म स्पेशल है, इसको याद रखना कि अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो एक और टर्म इंड्यूस होगा। ठीक है, डन। अब इसके बाद क्या है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, सिंपल वे में क्या करना है, ये जो ऊपर की इक्वेशन थी ना, एफ इज इक्वल्स टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, डी टी को उधर ले जाओ, डी टी को उधर ले जाओ एफ के साथ, सो दिस इज डी पी वेक्टर। ठीक है, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ये जो है ये वाला टर्म, दिस इज इम्पल्स, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये साइड पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आ जाएगा, या पी मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी, m1 L1 T-1। ठीक है, या न्यूटन सेकेंड्स, ये इसका यूनिट है आई का। ठीक है, ये सब क्लियर। बहुत सारी जगह पे एफ इंटू डी टी करेंगे इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए कि उस पॉइंट पे कितना इम्पल्स लगा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, सो नेक्स्ट अप क्या है, नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन लॉ। ये क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इतना सिंपल, कुछ भी अगर एक्शन हुआ किसी भी चीज़ पे तो उसका इक्वल
और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी एक चीज याद रखना, मतलब अगर एक पार्टिकल इधर है ऐसे मान लो, और इस पे इधर से फोर्स लगा, तो डेफिनेटली जो अंदर वाला ये, मतलब ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, सो ये वाला इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो ये वाला भी इस पे एक इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एक इधर से लगा रहा है तो एक इधर से लगाएगा। ठीक है, सेम अगर इधर बॉक्स में देखे तो वेट, ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी। ठीक है, तो ये इसका मास m है, तो एक वेट ग्राउंड पे क्या फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे एक फोर्स लगा, क्या लगेगा, mg। ठीक है, तो ग्राउंड भी इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। ग्राउंड क्या फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, मैं ये वेक्टर बाहर बना रहा हूँ बट है अंदर, चलो अंदर ही बना, ऊपर की तरफ लगेगा mg, सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट, एक का नीचे आ रहा है और दूसरे का ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब ये यूज कहाँ पर आता है, तो पहला ही केस देख लिया वेट में। ठीक है, सो वेट में क्या होगा, लेट सपोज ये मैंने वही चीज़ मैं वापस से लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा, mg फोर्स वापस से आएगा। ठीक है, या तो फिर उसको ऐसे समझना चाहे तो ऊपर के केस में क्या आएगा, अगर F12 लिखूं, 1 2 इज ऊपर की डायरेक्शन में, 1 से 2, सो इसका मैग्नीट्यूड F21 के इक्वल आना चाहिए। बट अगर इक्वेट करना चाहो तो 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, इतना आ गया, मतलब F वेक्टर 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू F वेक्टर 2 1। ठीक है, एक्शन रिएक्शन में एक चीज याद रखना, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है और डायरेक्शन चेंज है, अपोजिट है। एक माइनस साइन लगाया तो इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ गया, अब ये ग्रेविटी में इस तरफ mg लगेगा। ठीक है, तो एक mg का उधर से जो थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है, तो इसका एक कंपोनेंट लो थीटा। ठीक है, और तो थीटा क्या बनेगा इधर, mg साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इधर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर ग्राउंड क्या लगाएगा इस पे, mg cos थीटा ही लगाएगा। ठीक है, सो दिस इज एक्शन रिएक्शन, ग्राउंड वेट पे लगाएगा, अगर वेट ग्राउंड पे लगा रहा है तो ग्राउंड वेट पे लगाएगा। और अपन भी जब चलते हैं ना, तब उसी की वजह से अपने को मतलब फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप मिलती है, बट जो चलते हैं उस टाइम पे नीचे नहीं, और जमीन के और नीचे नहीं जाते, उसका मतलब जमीन भी अपने को ऊपर की तरफ अपने ही वेट के इक्विवेलेंट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जब अपन खड़े हैं ना, तो जमीन अपने को उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अपन जमीन पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स, इसमें क्या आएगा, नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। कांटेक्ट फोर्स कब होता है, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में जब कांटेक्ट हो, या कोई भी दो सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट हो, तो कांटेक्ट फोर्स इंड्यूस होता है। ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल हमेशा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कांटेक्ट की सरफेस से, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, और जो सरफेस के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन कंपोनेंट होता है। ठीक है, सो अगर मैं कोई एक ब्लॉक को ऐसे ही रहने दूँ और इस पे एक जो नेचुरल फोर्स लग रहा है mg वो लगेगा, तो n मेरा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स है मेरा, वो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, mg नीचे की तरफ लगा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, इफ दिस इज थीटा, ये थीटा होगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, सो इधर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन कंपोनेंट लगेगा, वो क्या होगा, मतलब mg sin थीटा के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बट एक फ्रिक्शन कंपोनेंट लगेगा। और नॉर्मल क्या लगेगा, नॉर्मल वुड बी mg cos थीटा। ठीक है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इस केस में F इज इक्वल, ये जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक कोई फोर्स नहीं लगा रहा किसी चीज़ पे, ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है mg cos थीटा लगा रहा है कांटेक्ट पे।
ठीक है, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा नॉर्मल के साथ, फ्रिक्शन के साथ वो नहीं होगा। फ्रिक्शन जितना लगेगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला वैसे तो होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स वो लगा रहा है, बट एक म्यू फंक्शन के साथ उसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो मैटर नहीं करता किधर कितना जा रहा है। ठीक है, मतलब लिमिटिंग केस एग्जिस्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा लिमिटिंग केस पर ये सब क्या है फ्रिक्शन में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेंशन। अब टेंशन स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, और वो क्या होता है, हर पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है ना, इंटरनल फोर्स के इक्विवेलेंट समझ लो अगर पूरी स्ट्रिंग को मैं एक सिस्टम मानूँ तो। ठीक है, अब इसमें आइडियल स्ट्रिंग्स जो होती है उसको मासलेस माना जाता है, और वो खाली पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगी, रस्सी तो पुलिंग फोर्स ही अप्लाई करेगी, पुश करोगे तो ये खुद ही बैंड हो जाएगा, पुशिंग फोर्स अप्लाई नहीं करती। ठीक है, और टेंशन हर पॉइंट पे सेम माना जाता है। जब मासलेस आता है या आइडियल स्ट्रिंग आता है ना, तब टेंशन सब जगह सेम मानना होता है। अगर आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, उसका मतलब हर स्ट्रिंग में एक मास है, तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स वेरी करेगा, है ना। मतलब अगर इसकी जगह में ऐसे स्ट्रिंग लटका देता और इधर एक फोर्स लगाता एफ, तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स ऐड ऑन होता। जैसे इधर एफ प्लस, इधर कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट पे एफ है, और इस पॉइंट पे एफ प्लस ये जितना मास है ना, ये स्मॉल एम मान लो, एम जी, और इधर एफ प्लस ये दूसरा एम जी, 2 mg, और ऐसे करके चला हुआ जाएगा, तो मास ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, अब उसकी जगह मासलेस स्ट्रिंग होगा, तो ये जीरो ये जीरो, तो सारी जगह पे एफ, तो एफ को काउंटर करने के लिए टेंशन फोर्स लगता है टी। ठीक है, तो इधर एक एफ फोर्स अगर लग रहा है, तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे रेजिस्ट करेगा। जैसे ये पॉइंट अगर मान लिया, तो इस पॉइंट का इधर एफ लग रहा है और इधर एक टी फोर्स लगेगा। ठीक है, बस उसके ही नेक्स्ट वाले पार्टिकल का मान लिया। ठीक है, तो इधर टी फोर्स लगा है, तो इधर से एक दूसरा उसको अपोज करने के लिए दूसरा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट वाला मान लिया, ये मतलब सब जगह ये फोर्स ही टेंशन टी लगता रहेगा पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग को मैंने एफ फोर्स से खींचा, तो ये साइड ऐसे है। नेक्स्ट इज एफ बी डी। अब एफ बी डी क्या होता है, हर एक बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब उसको सिस्टम से बाहर निकालो, जितने भी फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है वो सब डिनोट कर दो। ठीक है, सो ये m1 है, m2 है। ठीक है, सो इस केस में क्या करेंगे, m1 का एफ बी डी पहले बनाते हैं, फिर पहले m2 का बनाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सो m2 का बनाया, m2 क्या करेगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा सेंटर से नीचे की तरफ लगती है, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास आगे बताता हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, और जोमेट्रिकली ये है तो इसमें सेंटर से नीचे लगाना। ठीक है, हम तो इसको काउंटर करने के लिए m2 पे क्या लगेगा, m1 वाला एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल, क्या बनेगा, नॉर्मल, सारे मैं ग्रीन से लिखता हूँ, ठीक, दूसरे कलर से लिखता हूँ, एक नॉर्मल फोर्स बनेगा उस पर ऊपर की तरफ, कौन सा, m1 फोर्स। ठीक है, सो ये हो गया। अब इस केस पे क्या बनेगा, दूसरा एफपीडी किसका है, m1 का। अब ये क्या बना रहा है, m1 क्या बनाएगा, नीचे की तरफ से उस पे ग्राउंड एक नॉर्मल लगाएगा, विच इज n2। ऊपर अगर नॉर्मल लगा तो नीचे भी एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। n1, और उसका मास तो है ही नीचे m1 जी। ठीक है, मतलब नॉर्मल ऊपर की तरफ भी लगेगा, नीचे की तरफ भी लगेगा, और इधर भी लगेगा। और ग्राउंड का अगर देखें तो कौन कौन से लगेंगे, n2 लगेगा, सिंपल। n2 एक कांटेक्ट फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स है, भी ऊपर देखा, तो इधर एक नॉर्मल लगेगा, तो उसका ही इक्वल एंड ऑपोजिट इधर लग जाएगा। सो ये देखो, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है इधर से, और एक नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम तो इतना ही बनाना है कि किधर कौन सा फोर्स किस पे लग रहा है, वही दिखाना है। जो आगे सॉल्व करना है n1 और n2 के वैल्यू क्या है,
तो उस केस में क्या होगा कि ये स्टेशनरी है, उसका मतलब उनका सम जो n1 है वही m2g है। ठीक है, सो इस केस में क्या आ जाएगा, और लग भी रहेगा, मतलब जितना मास है m2 का वही उतना ही मास m1 पे डालेगा, तो m1 भी उसको इतना ही रिएक्शन फोर्स देगा। ठीक है, तो m1 पे भी क्या नीचे की तरफ क्या आएगा, n1 वाला रिएक्शन फोर्स आएगा, या तो m2g बोल दो, m2g लग रहा है उस पे, n1 इधर है ना, सो ये इधर नीचे की तरफ m2g लग रहा है जो कि विजिबल है। ठीक है, अब n2 क्या है, n2 है n1 प्लस m1g। ठीक है, विच इज m1 प्लस m2g। ठीक है, और ऐसे ही अगर सिस्टम दोनों ब्लॉक को मैं एक ही सिस्टम मान लूँ तो मास क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा नीचे फोर्स लगा रहा है अर्थ ग्राउंड पे, तो क्या बनेगा m1 प्लस m2g, बस वही बन रहा है सेम केस में। ठीक है, अब ये वाले और ये वाले में, ये सम और ये सम में क्या डिफरेंस आ जाएगा, कि एक ब्लॉक पे एक इस तरफ भी एक कांटेक्ट फोर्स आएगा n3। ठीक है, इस छोटे वाले पे भी इस तरफ आएगा n3, और इस तरफ भी n3 आएगा। ठीक है, बस ये एक इधर अगर से फोर्स लगाया तो इधर एक फोर्स भी आएगा, वही उसको बैलेंस करने के लिए n3 चाहिए, और n3 को बैलेंस करने के लिए दूसरा इस तरफ n3 चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट, कॉन्टैक्ट फोर्स तो लगेगा, तो ऐसे बस निकालना। ये एक लास्ट ये देख लेते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है, एक ब्लॉक 1 है, तो इसका नीचे की तरफ क्या आएगा, m1g, ग्राउंड उसको क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ n1। अब इधर क्या आएगा, टेंशन T1, टेंशन एक स्ट्रिंग में सेम होता है, दूसरी स्ट्रिंग में T2। एक और इधर एक फोर्स F लग रहा है, F1। तो ये क्या आ रहा है, F फोर्स ऐसे की तरफ लग रहा है। ठीक है, दिस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा T1। ठीक है, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, खींच रहा है इस तरफ इसलिए। ठीक है, अब टू की बात करें तो टू में भी सेम आएगा, बस इधर एफ की जगह T1 आ जाएगा, और इधर एफ की जगह T2 आ जाएगा। T2 फोर्स से खींच रहा है, और ये नीचे M2 लगा रहा है, M2g, और ग्राउंड उस पर N2 लगा रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, N2 से इक्वल हो जाएगा, और थर्ड के लिए भी सेम। ठीक है, तो बस इतने टाइप के फोर्सेस होते हैं, और कौन जितने भी फोर्सेस हो, वो अगर एक बॉडी को आइसोलेट करके निकालो और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे लगा दो। ठीक है, तो ये पूरा अगर ब्लॉक ए बन जाएगा, कि इस पे इतनी डायरेक्शन से ये अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, ये उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उस पर बैलेंसिंग, उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए मान लिया, फिर बैलेंसिंग कर लिया F-T1 = ma, वो सब आगे आएगा। ठीक है, सो ऐसे FBD पहले बनाओ, डन। अब उसके बाद क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि जितने भी फोर्सेस है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 हर डायरेक्शन में। एफ एफ एक्स भी, समेशन एफ एक्स भी 0, मतलब वो बॉडी पे जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सबका सम 0। ठीक है, इंडिपेंडेंट सारे डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है सबका 0, समेशन एफ जेड भी 0। ये जब कंडीशन आएगी तब क्या बनेगा, फोर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरे केस में क्या आती है सिचुएशन, जब फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, तो सारे सम मतलब ऊपर जैसे देखा था ये वाले पार्ट में, कि जब फोर्स F=ma होता है, उसका मतलब क्या, जितने भी अप्लाइड फोर्सेस है, समेशन F। ठीक है, ये क्या होता है, समेशन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ma।
ठीक है, जो भी अप्लाइड फोर्सेस है, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फोर्सेस अप्लाइड हो गए, तो सारों का वेक्टर सम करना है। तो एक चीज यही समझनी है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू एम। आगे भी जो इक्वेशन लिखनी है ना, उसमें भी सेम ये चीज फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि राइट वालों सब एलएचएस में लिख दिए, लेफ्ट वाले फोर्सेस सब एच आरएचएस में लिख दिए और फिर उनको इक्वेट करते हैं। वो उसमें साइन वाइन कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस है तो वो करो, बट अगर नहीं है तो हमेशा यही लिखो, बेस्ट है। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस वेक्टर एडिशन में इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो जो भी सम होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। बस यही एक चीज़ है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हुए। ठीक है, अब इस केस में क्या आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अब दो एक एक स्ट्रिंग ही है, बट उसके दो कंपोनेंट होंगे, दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। इधर क्या होगा, टेंशन T1 ये पॉइंट पे, T1 नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ T2 और इस पॉइंट पे नीचे की तरफ T2। ठीक है, ये सारे एक रिएक्शन और इधर एक mg वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, डन। और ये वाला किस एंगल पे है, मान लो 30 डिग्रीज पे है। ठीक है, सो इस पॉइंट का अगर निकाले, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का क्या आएगा, इस तरफ F लग रहा है, नीचे की तरफ T1 लग रहा है और इस तरफ क्या लग रहा है, T2। ये 30 डिग्रीज है। सो वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ऊपर की तरफ क्या आएगा, T2 कॉस थीटा और इधर की तरफ क्या आएगा, T2 साइन थीटा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में मतलब क्या कि सारे पॉइंट पे समय वेक्टर सम जो होता है फोर्सेस का वो जीरो, तो ये पॉइंट पे वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन का एक ले लेते हैं, लेट सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो एक्स डायरेक्शन का क्या लेंगे, एफ वेक्टर प्लस में माइनस T2 साइन थीटा। वेक्टर नहीं लिख रहा क्योंकि ये कंपोनेंट का ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले से ही पता है, एक्स डायरेक्शन मिलेगा, वो जीरो होगा। चलो भाई ये एक हाँ, सो वाई कंपोनेंट क्या होगा, T2 कॉस थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, माइनस T1 नीचे की तरफ है इसलिए। ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन, इधर से ये ब्लॉक का अगर मैंने एफ बी डी का सॉल्व किया तो क्या आएगा, नीचे की तरफ एम जी विच इज़ माइनस एम जी प्लस T1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू एम जी, ये थर्ड इक्वेशन है। T1 एम जी के इक्विवेलेंट है। अब देखो, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कौन कौन से अननोन, एफ, T1, T2। ठीक है, ये तीन अननोन, तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो T1 तो एम जी इधर से ही आ गया, T1 को इधर प्लेस करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, √3/2, हाँ 30 को। ठीक है, और ये T1 की इक्विवेलेंट है, मतलब ये एम जी की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो T2 भी निकल जाएगा और T2 को इधर प्लेस करेंगे तो F भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम मतलब सारा फोर्सेस सब जगह जीरो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंस्ट्रेंट मोशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।